भाजपा के हिंदुत्व से नहीं डरते राहुल गांधी। भाजपा की ताकत बनने वाला हिंदुत्व का एजेंडा अब कांग्रेस को काफी ताकत देने लगा है। कांग्रेस के नेता इसका श्रेय गुजरात चुनाव प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल द्वारा शुरू की गई पहल को दे रहे हैं। कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव का मानना है कि जहां लोगों को भाजपा की कथनी करनी का फर्क समझ में आ गया है, वहीं हिंदुत्व को लेकर भी सच्चाई सामने आने लगी है। पार्टी के आईटी सेल से जुड़े रोहन गुप्ता का मानना है कि गुजरात में भाजपा ने जमकर हिंदुत्व का कार्ड खेला, लेकिन वह चला ही नहीं। गुप्ता के अनुसार यही स्थिति कर्नाटक में भी है। भाजपा हर तरह के प्रयोग कर चुक है, लेकिन वहां उसका हिंदुत्व का एजेंडा खड़ा नहीं हो पा रहा है। रोहन गुप्ता इसका श्रेय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के 5 साल के शासन प्रचार की रणनीति और उनकी छवि को दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार में भी लगातार मठ मंदिर में जाना जारी रखा है। सिद्धारम यानी वीरशैव लिंगायत को अलग अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा देने की सिफारिश तक की। बताते हैं इसके कारण राज्य में भाजपा का हिंदुत्व का एजेंडा कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं बन पा रहा है। अयोध्या में पूजा करने की मांग की याचिका पर जल्द सुनवाई से एससी का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अयोध्या विवाद से जुड़ी मांग को खारिज कर दिया है। स्वामी ने कोर्ट से अयोध्या में पूजा करने को लेकर दर्ज की गई याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। स्वामी ने मुद्दा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के आगे उठाया, जिन्होंने स्वामी से कहा कि वह जुलाई में यह मुद्दा कोर्ट के समक्ष लेकर आए। जस्टिस जोसेफ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बेनतीजा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की फाइल सरकार के पास दोबारा भेजने को लेकर कॉलेजियम बुधवार को अंतिम निर्णय नहीं ले सका। हालांकि इस बैठक से लगभग साफ हो गया है कि अगली बार जब भी कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश सरकार को भेजेगा, उसमें जस्टिस जोसेफ के नाम के साथ कुछ और जजों के नाम भी होंगे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों की कॉलेजियम बैठक करीब 35 मिनट चली। चूंकि बुधवार को दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस जे चेलमेश्वर छुट्टी पर थे, इसलिए कयास लगाया जा रहा था कि बैठक न हो। लेकिन करीब 4:15 बजे वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कॉलेजियम की बैठक में हिस्सा लिया। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी विधायक का निधन। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक बीएन विजय कुमार का निधन हो गया है। वे जयानगर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। विधायक विजय कुमार की मौत पार्टी के लिए झटका भी माना जा रहा है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में वह इसी सीट से बतौर बीजेपी उम्मीदवार मैदान में उतरने वाले थे। बीएन विजय कुमार को दौरा भी उस वक्त पड़ा जब वे अपने चुनावी क्षेत्र में पार्टी प्रचार का काम कर रहे थे। भाजपा की ओर से विजय कुमार के लिए ट्वीट करके दुख जताया गया है। ट्वीट में लिखा गया, श्री बीएन विजय कुमार का कल रात निधन हो गया है। पार्टी में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यह एक बड़ा नुकसान है और पार्टी को उनके परिवार के प्रति हमदर्दी है। आंधी तूफान की चपेट में आए स्मारक। आंधी तूफान के कहर ने उत्तर भारत के कई हिस्सों को प्रभावित किया है, जिसकी चपेट में लोग ही नहीं स्मारक भी आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजमहल की 2 मीनारें हिल गईं और एक का दरवाजा टूट गया। चौंका देने वाली बात है कि पहली बार कुदरती कहर से ताज को नुकसान हुआ है और ये करीब 368 साल बाद हुआ है। ताज के अलावा फतेहपुर सीकरी के ऐतिहासिक स्मारक भी नुकसान से बच नहीं पाए हैं। फतेहपुर सीकरी में स्थित सलीम चिश्ती के बादशाही दरवाजे के बरामदे का छज्जा टकर गिर गया। साथ ही जनाना रोजा की 2 बुर्जियों के छज्जे भी टूटे हैं। साल 2015 में भी भयंकर तूफान आया था, लेकिन स्मारकों को नुकसान नहीं पहुंचा था। यूएस में रहने के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहा है 5 वीजा। H-1B वीजा के लगातार सख्त होते नियमों के बीच एक नया वीजा प्रोग्राम तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस वीजा प्रोग्राम का नाम EB-5 है। अक्टूबर 2016 से 2017 तक 174 भारतीयों को यह वीजा जारी किया गया है। इस साल भी 149 वीजा जारी किए जा चुके हैं। EB-5 वीजा प्रोग्राम से यूएस में कानूनी रूप में स्थायी निवास पाया जा सकता है। हालांकि इसमें नागरिकता नहीं मिलेगी। अमेरिका के EB-5 वीजा के लिए $5 लाख का निवेश करना होता है। इसके बाद पूरे परिवार को ग्रीन कार्ड मिल जाता है। EB-5 ब्रिक्स के CEO विवेक टंडन ने कहा कि EB-5 वीजा प्रोग्राम पिछले 30 सालों से चलन में है। 2015 से इसकी निवेश राशि को बढ़ाने के कई प्रस्ताव आए हैं, लेकिन इसका प्रभाव वीजा का आवेदन करने वाले लोगों की संख्या पर पड़ सकता था।
आपको बता दें कि अमेरिकी प्रशासन H-1B वीजा धारकों के जीवन साथियों के लिए ऐसी योजना बना रहा था जिससे वहां मौजूद 80% भारतीय महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। इस फैसले के बाद 70,000 भारतीयों की नौकरी पर तलवार लटकी है, इसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। एक अमेरिकी सांसद ने बताया कि प्रशासन H-1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को कानूनी रूप से मिल रहे वर्क परमिट को खत्म करने की योजना बना रहा है। 4 साल में एक पीसी नहीं कर पाए मोदी, अपनी असफलताओं का कांग्रेस पर फोड़ते हैं ठीकरा, मनमोहन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जहां देश की दोनों बड़ी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अच्छा नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के लोगों को गतिशील नेतृत्व प्रदान किया है। यहां के चुनाव नतीजों का देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का आर्थिक प्रबंधन धीरे धीरे बैंकिंग प्रणाली में लोगों के विश्वास को मिटा रही है। हालिया घटनाओं जिसमें देश के कई राज्यों के लोगों को नकदी का सामना करना पड़ा, इसे रोका जा सकता था। पूर्व प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2 भयंकर भूल की हैं जिन्हें रोका जा सकता था। इनमें नोटबंदी और जल्दी से जीएसटी को लागू करना शामिल है। इन भूलों की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। इसके अलावा हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी नतीजा यह हुआ कि लाखों नौकरियां चली गईं। सुषमा बोली 1580 तीर्थयात्री जाएंगे कैलाश मानसरोवर, चीन ने खोला नाथुला दर्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से कहा है कि जब तक लोगों के आपस में रिश्ते नहीं सुधरेंगे तब तक सरकार को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिलेगी। सुषमा ने कहा कि पिछली यात्रा के दौरान नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था और इससे लोगों को काफी दुख पहुंचा था। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नाथुला को फिर से खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम यात्रा का लिए लिपुलेख से होकर 18 बैच भेजेंगे, हर बैच में 60 तीर्थयात्री होंगे। वहीं नाथुला से 10 बैच जाएंगे जिसमें 50 यात्री होंगे। करीब 1580 लोग इस साल मानसरोवर यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत और चीन एक बार फिर सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमत हो गए थे। डोकलम पर दोनों देशों में हुए विवाद के बाद 10 महीने पहले इस रास्ते से श्रद्धालुओं का आवागमन रोक दिया गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके चीनी समकक्ष वांग यी की मुलाकात में इस पर सहमति बनी थी। साझा बयान में सुषमा ने कहा था, हम भी खुश हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा नाथुला दर्रे के जरिए इस साल फिर शुरू हो रही है। मैं चीन के पूर्ण सहयोग के प्रति आश्वस्त हूँ। विदेश मंत्रालय धार्मिक महत्व वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा का हर साल जून से सितंबर तक आयोजन करता है। यात्रा 2 रास्तों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नाथुला दर्रा सिक्किम के जरिए कराई जाती है। भारत में डाटा प्रोटेक्शन की चुनौतियों के लिए कमर कस रहा है गूगल। भारत में डाटा प्रोटेक्शन की चुनौतियों से निपटने के लिए गूगल पूरी तरह से तैयारी करने में जुटा है। गूगल का कहना है कि स्थानीय स्तर पर डाटा संग्रहित करने के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और यह इतना आसान नहीं है। गूगल का यह बयान तब आया है जब गूगल भारत सरकार के कई फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर साथ काम कर रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल हैं। इन सभी में डाटा प्रोटेक्शन अहम मुद्दा होगा। गूगल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के वाइस प्रेसिडेंट राजन आनंद के मुताबिक गूगल डाटा लोकेलाइजेशन पर भारतीय कानूनों को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके मुताबिक गूगल अपने ग्राहकों को यह विकल्प भी दे रहा है कि उनका कितना निजी डाटा स्टोर हुआ है। उनके मुताबिक गूगल सही उत्तर के लिए उद्योग संघों और सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो देश और ग्राहकों के हित में होगा। फोर्ब्स सूची, दुनिया की टॉप 10 ताकतवर हस्तियों में शुमार हुए पीएम मोदी, दूसरे नंबर पर जिनपिंग। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोर्ब्स पत्रिका की सूची में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में जगह मिली है। उन्हें विश्व के शीर्ष 10 प्रभावशाली लोगों में 9वें नंबर पर शुमार किया गया है। फोर्ब्स ने अपने बयान में कहा है कि मोदी का नोटबंदी वाला फैसला देश में भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम रहा। दुनिया के 75 सबसे ताकतवर लोगों की सूची में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीछे छोड़ते हुए पहली बार नंबर 1 पर पहुंचे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को तीसरे स्थान पर संतुष्ट होना पड़ा है। मोदी ने दुनिया के कई शीर्ष लोगों को पछड़कर 9वां स्थान पाया है।
इनमें फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग 13वीं रैंक, ब्रिटिश पीएम टेरेसा मे 14वीं रैंक, पीएम केकियान 15वीं रैंक और एप्पल सीईओ टिम कुक 24वीं रैंक हैं। मोदी के बाद फोर्ब्स इस सूची में दूसरे भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी हैं। अंबानी को 32वां स्थान मिला है, जबकि भारतीय मूल के माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला 40वें पायदान पर हैं। फोर्ब्स ने कहा है कि मोदी दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में बेहद लोकप्रिय बने हुए हैं। येदियुरप्पा पहले बीए थे, अब हैं 12वीं पास। कर्नाटक में इन दिनों वाकई चमत्कार हो रहा है। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा की पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा हर अगले हलफनामे में बदल रहा है। 2018 के हलफनामे में येदियुरप्पा ने खुद को 12वीं पास बताया। 2013 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक येदियुरप्पा बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स पास हैं। तब येदियुरप्पा ने कर्नाटक जनता पक्ष के टिकट से शिकारीपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन आगे होने वाले चुनाव में वो 12वीं पास नजर आते हैं। इसकी जानकारी खुद उन्होंने अपने 2014 व 2018 के चुनावी हलफनामे में दिया है। 2013 के हलफनामे में येदियुरप्पा ने बताया है कि वो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से बीए पास हैं। 2013 में येदियुरप्पा ने खुद को ग्रेजुएट बतलाया था, लेकिन जब वो 2014 में शिमोगा लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव भाजपा के टिकट से लड़े तो उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में बताया कि मंड्या के गवर्नमेंट कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया है। प्री यूनिवर्सिटी का अस को 12वीं क्लास के समकक्ष माना जाता है। प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं। वहीं इन्होंने इस बार यानी 2018 में भी यही जानकारी दी है। हवा में टकराने से बाल बाल बचे इंडिगो एयर डेक्कन के विमान। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हवाई क्षेत्र में हाल में एक बड़ी विमान दुर्घटना टली है। घटना 2 मई की है, जब इंडिगो और एयर डेक्कन के विमान आपस में टकराने से बाल बाल बचे। दोनों विमानों के पायलटों को स्वचालित चेतावनी प्रणाली (TCS) से विमानों के आमने सामने होने की सूचना मिली थी। दोनों विमान खतरनाक तरीके से एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए थे। इंडिगो ने घटना की पुष्टि की है। बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र में इंडिगो का कोलकाता से अगरतला जा रहा विमान 6892 और एयर डेक्कन का अगरतला से कोलकाता आ रहा विमान DN 602 हवा में एक दूसरे के नजदीक आ गए। इंडिगो का एयरबस विमान और डेक्कन का B63 विमान एक दूसरे से केवल 700 मीटर की दूरी पर रह गए थे। कर्नाटक चुनाव नतीजे से पहले कांग्रेस में अगर मगर थरूर ने दिखाया आत्मविश्वास। कर्नाटक चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस और भाजपा सत्ता पर अपना अपना दावा कर रही हैं, लेकिन दोनों पार्टियों को ये डर भी सता रहा है कि अगर वो बहुमत से पीछे रहीं तो ऐसे में JDS उनका साथ देगी कि नहीं। चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी देवेगौड़ा के लिए मीठे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। शहद लगाने में पीछे कांग्रेस भी नहीं है। यूं तो कांग्रेसी नेता शशि थरूर ये दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक के एक एक पार्टी कार्यकर्ता को पूर्ण बहुमत का विश्वास है, लेकिन विपरीत स्थिति में पार्टी JDS को रिझाने लगी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 संपन्न होने के बाद अब इंतजार है नतीजों का। 224 सदस्यीय विधानसभा की 222 सीटों के लिए 12 मई को वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 70% वोट पड़े, जिसके परिणाम 15 मई को आएंगे। शेष रह रही 2 सीटों पर चुनाव की तारीख पहले ही स्थगित हो चुकी है। 2 सीटों पर मतदान बाद में कराए जाएंगे। ओडिशा सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों ने ओडिशा के कंधमाल और बलांगीर जिलों में अलग अलग मुठभेड़ में रविवार को 2 महिला सहित 6 माओवादियों को मार गिराया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक RP कोचे ने बताया कि महिला सहित 4 नक्सली कंधमाल के सुदुकुंपा जंगल में मारे गए, जबकि 9 लाख के इनामी 2 नक्सलियों को बलांगीर के दुधकमाल गांव में मार गिराया गया। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। अभियान के दौरान माओवादी जंगल में बैठक कर रहे थे। सुरक्षा बलों को देखकर उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में माओवादी मारे गए। मुठभेड़ स्थल से AK-47 सहित 8 राइफल और 1 इंसास सहित गोली बारूद बरामद की गई। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में कोई सुरक्षाकर्मी घायल नहीं हुआ है। कर्नाटक में न हो मणिपुर, गोवा जैसी चूक। कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के नतीजों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। राज्य में फिर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत से अधिक सीटें जीतने के दावे के साथ कांग्रेस ने प्लान B भी तैयार किया है। कांग्रेस मणिपुर और गोवा में हुई राजनीतिक चूक नहीं करना चाहती है। इसलिए 2 वरिष्ठ रणनीतिकारों अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद को कर्नाटक रवाना कर दिया है।
एग्जिट पोल के नतीजों में पिछड़ने और जदयू नेता एच.डी. कुमारस्वामी के नतीजों के दिन सिंगापुर में रहने की खबर को कांग्रेस नेता गंभीरता से ले रहे हैं। कांग्रेस के अपने सर्वे के मुताबिक पार्टी करीब 127 सीटों पर जीत रही है। बावजूद इसके पार्टी किसी चूक की स्थिति में मणिपुर और गोवा की तरह बड़ी पार्टी बनने के बावजूद पिछड़ने की भूल दोहराना नहीं चाहती। लिहाजा कांग्रेस की निगाह कुछ विद्रोहियों और निर्दलियों पर भी है। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान चरम पर थी राजनीतिक कड़वाहट। कहने को तो कर्नाटक में विधानसभा के लिए चुनाव हुए और अब उसके नतीजे सबके सामने हैं, लेकिन प्रचार के दौरान ऐसा लगा जैसे यह 2019 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल हो। अपनी सम्मोहक भाषण शैली से मतदाताओं को भाजपा की ओर खींचने में सिद्धहस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नए आत्मविश्वास से भरपूर राहुल गांधी के बीच जमकर जुबानी जंग हुई और खूब जुमले उछाले गए। इस दौरान राजनीतिक शुचिता और नैतिकता को ताक पर रख दिया गया। प्रधानमंत्री ने 6 मई को चित्रदुर्ग से चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलितों के नाम पर कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। उसे न तो दिल की परवाह है और न ही दलितों की, बल्कि उसे तो सिर्फ डील की चिंता है। दावणगेरे में मोदी ने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सीधा रुपया सरकार करार दिया और कहा कि कर्नाटक में सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है। मोदी ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री खुद 2 सीटों पर लड़ रहे हैं और बेटे को भी एक सीट से उतार दिया है, यानी यह 2+1 की व्यवस्था है। इसके जवाब में राहुल ने कहा कि हकीकत में भाजपा में 2+1 की व्यवस्था चल रही है, जिसके तहत 2 रेड्डी और 1 येदी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल ने अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी में कहा कि अगर उन्हें संसद में बोलने का मौका दिया जाए तो प्रधानमंत्री उनके सामने 15 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। इसके जवाब में मोदी ने कहा कि बिना कागज देखे राहुल 15 मिनट तक कर्नाटक सरकार की उपलब्धियां गिनाकर बताएं। वे चाहें तो अपनी मां की मातृभाषा सहित किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचायत चुनाव छिटपुट हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में पुनर्मतदान संपन्न। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को जिन 568 मतदान केंद्रों पर हिंसा की शिकायतें मिली थीं, वहां बुधवार को छिटपुट हिंसा के बीच पुनर्मतदान संपन्न हो गया। आयोग के मुताबिक लगभग 70% मतदान दर्ज किया गया है। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि मतगणना बृहस्पतिवार 17 मई को होगी। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और मतदान शुरू होने में देरी से नाराज प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ जगहों पार्टी समर्थकों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिनमें 10 लोग घायल हो गए। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान शांतिपूर्ण रहने का दावा किया है। मालदा जिले के रतुआ में कुछ अज्ञात लोग बंदूक लेकर एक मतदान केंद्र में घुस गए और वहां से एक बैलेट बॉक्स लेकर चले गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले में कुछ मतदान केंद्रों के बाहर बम फेंके गए। वहां 2 गुटों के बीच संघर्ष में तृणमूल कांग्रेस के 2 समर्थक घायल हो गए। उत्तर दिनाजपुर जिले के मुख्यालय रायगंज में एक चुनाव अधिकारी राजकुमार राय की मौत से नाराज चुनाव कर्मचारियों ने एसडीओ टी.एन. शेरपा के साथ धक्का मुक्की की। राय सोमवार को मतदान के बाद लापता हो गए थे। उनका शव मंगलवार को बरामद किया गया। कर्नाटक मसले से विपक्ष को मिला जोश। कर्नाटक में राज्यपाल द्वारा राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने के बाद गोवा और मणिपुर में कांग्रेस पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने झंडा बुलंद कर दिया है। इन राज्यों में विपक्ष की मांग है कि जिस तरह कर्नाटक में जिस मॉडल के तहत राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया है, ठीक उसी आधार पर गोवा, मणिपुर, मेघालय और बिहार में भी राज्यपाल को उन पार्टी को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए जो राज्य में बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति में फिसडी रहीं और सरकार बनाने में चूक गईं। कर्नाटक में चल रहे सियासी दंगल के बाद आज गोवा में 13 विधायक राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के विधायक कांग्रेस और सीपीआई के विधायकों के साथ मिलकर राज्यपाल को पत्र सौंपा। 5 राज्यों में विपक्ष की सीटें सबसे ज्यादा हैं, लेकिन सरकारें भाजपा एनडीए की हैं। कर्नाटक में चल रहे सियासी दंगल का असर अब पूरे देश में दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि राज्यपाल ने जिस मॉडल के तहत कर्नाटक में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया है, ठीक उसी मॉडल के आधार पर गोवा, मणिपुर और मेघालय के राज्यपाल को भी वहां की सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। जाते जाते कल की पारी खेल गए राजनीति के जिद्दी येदियुरप्पा।
कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा राजनीति के जिद्दी खिलाड़ी हैं। विधानसभा में बहुमत साबित कर पाने की भावना धूमिल होते देख उन्होंने आने वाले कल की राजनीतिक पारी खेल ली। उन्होंने सदन में बहुमत का सामना करने की बजाय शहीद होने की रणनीति अपनाई। अपना इस्तीफा देने से पहले उन्होंने कर्नाटक के किसानों का दर्द और जल संकट समेत कई मुद्दे उठाए। अपनी बात रखी और लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पूरी पारी खेलकर सदन से बाहर चले गए। येदियुरप्पा को सदन से बाहर जाने की भी इतनी जल्दी थी, उन्होंने राष्ट्रगान में उपस्थित रहना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जाने से पहले यह चेताना नहीं भूले कि वह कर्नाटक विधानसभा में बतौर मुख्यमंत्री 5 साल से पहले आ सकते हैं। समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आने वाले समय में तो होने वाली राज्य सरकार कभी भी गिर सकती है। इस तरह से जल्द ही भाजपा की राज्य में सरकार बनने की उन्होंने पूरी गुंजाइश छोड़ रखी है। कर्नाटक, दिल्ली में तय होगा नई सरकार का फॉर्मूला। कर्नाटक के सियासी उबाल के बाद अब बुधवार को नई सरकार का गठन होने जा रहा है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने कांग्रेस जनता दल एस गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दिया है। इसी क्रम में मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस और जेडीएस के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। नई सरकार में 33 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी सोमवार को सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली में मुलाकात करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक जेडीएस को 13 मंत्री के पद, कांग्रेस को 20 मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस की जी परमेश्वर को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। भारत ने सोमवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। परीक्षण का उद्देश्य इस मिसाइल की कार्यअवधि को 10 से 15 वर्षों तक बढ़ाना था। यह भारत रूस के साझा उपक्रम से तैयार किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के सूत्रों ने बताया कि ओडिशा तट पर चांदीपुर में एकीकृत टेस्ट रेंज आईटीआर में मौजूद मोबाइल लॉन्चर से लगभग 10.44 बजे मिसाइल का परीक्षण किया गया था। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बालासोर में आईटीआर से किए गए सफल परीक्षण के लिए टीम ब्रह्मोस और डीआरडीओ को बधाई दी। आईटीआर के एक अधिकारी ने बताया, ब्रह्मोस मिसाइल के जीवन को बढ़ाने की प्रौद्योगिकियां पहली बार भारत में विकसित की गई हैं। खराब मौसम की चेतावनी पर क्या करें यह भी बताए मौसम विभाग। पीएमओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल के दिनों में आए आंधी तूफान में 7 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत से काफी चिंतित है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने भारतीय मौसम विभाग आईएमडी से कहा है कि वह जब ज्यादा खराब मौसम की चेतावनी जारी करे तो इसके साथ ही यह सुझाव भी दे कि इस दौरान लोग क्या करें और क्या नहीं। भू विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने बताया कि खराब मौसम से लोगों की मौत से चिंतित प्रधानमंत्री ने मौसम विभाग से ऐसे हालात में बरती जाने वाली सावधानियों की भी जानकारी दें। हाल ही में भू विज्ञान मंत्रालय और मौसम विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों में आए आंधी तूफान और उससे हुए नुकसान की जानकारी पीएमओ को दी थी। पीएमओ और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए चाहते हैं कि मौसम विभाग द्वारा जारी की जाने वाली चेतावनी ज्यादा स्पष्ट और विस्तार से होनी चाहिए। 2019 आम चुनाव का बीज बोकर लौट आई सोनिया गांधी। यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने बेटे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में गईं और 2019 के आम चुनाव का बीज बोकर लौट आईं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह पहल शुरू की। मायावती आगे बढ़ी, सोनिया गांधी के पास गईं और उनके कमर में हाथ डालकर संबंधों की गंभीरता दिखाते हुए साथ खड़ी हो गईं। राजनीति की अच्छी समझ रखने वाली सोनिया गांधी ने समय की गंभीरता को परखा और मायावती के माथे पर अपना सिर रख दिया। राजनीतिक हलकों में इस पल को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को जीतकर आने के समय भी सोनिया और मायावती का तालमेल काफी अच्छा था। माना यह जा रहा है कि बसपा और कांग्रेस के बीच में एक बार राजनीतिक तालमेल बनाकर आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। भारत नीदरलैंड के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए नीदरलैंड के पीएम मार्क रट ने गुरुवार को दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में सीईओ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस के बाद भारत और नीदरलैंड के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद दोनों ने साझा बयान जारी किए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में नीदरलैंड एक प्रमुख साझेदार है।
मैंने नीदरलैंड से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया था और मुझे खुशी है कि आज नीदरलैंड अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग दोनों ही क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और नीदरलैंड ने दोनों ही क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की है। मुझे यह जानकारी साझा करने में बेहद खुशी हो रही है कि पुणे के बारामती में सब्जियों के लिए इंडो डच सेंटर शुरू हो गए हैं। एम्स में भर्ती जेटली के स्वास्थ्य पर ये जानकारी आई सामने। वित्त मंत्री अरुण जेटली की सेहत में अब सुधार आने लगा है। बताया जा रहा है कि एम्स की टीम ने अब उन्हें एक निजी वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया है। हालांकि डॉक्टरों की माने तो वित्त मंत्री को अभी भी कुछ समय के लिए एम्स में भर्ती रहना होगा। तमाम चिकित्सीय जांच पूरी होने और उनकी शारीरिक गतिविधियां सामान्य होने के बाद डॉक्टर मंत्री जेटली को घर भेज सकते हैं। लेकिन अभी इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक निजी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली का पिछले दिनों किडनी प्रत्यारोपण हुआ है। एम्स के करीब 12 से ज्यादा वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। सूत्रों की माने तो मंत्री जेटली को किडनी देने वाला दाता भी धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। ज्ञात हो कि जेटली ने 6 अप्रैल को एक ट्वीट कर अपनी बीमारी की पुष्टि की थी। उन्होंने ट्वीट किया था, एम्स में उनका किडनी प्रत्यारोपण होना है। इससे पहले सितंबर 2014 में उनकी बैरिएट्रिक सर्जरी भी हुई थी। डायबिटीज से ग्रस्त होने के कारण उनका वजन बढ़ रहा था और इस निदान के लिए ही उनकी बैरिएट्रिक सर्जरी हुई थी। जेटली की कुछ साल पहले हॉट सर्जरी भी हुई थी। तूतीकोरिन गोलीकांड, एनएचआरसी को जल्द सुनवाई का निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी के मामले में दायर शिकायत पर शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश दिया है। गोलीकांड की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जस्टिस राजीव शक्थर ने अधिवक्ता ए राजाराजन की याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी शिकायत पर 29 मई को सुनवाई करने और उसी दिन उसका निबटारा करने का निर्देश दिया है। याची सबरीश सुब्रमण्यम ने कहा, मामले की जांच करने का निर्देश किसी स्वतंत्र एजेंसी को दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह मामला तमिलनाडु का है तो याची को स्थानीय हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर करनी चाहिए थी। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। याची के वकील ने कहा कि एनएचआरसी को 23 मई को ही एक ज्ञापन देकर इस तरह गैरकानूनी रूप से की गई हत्याओं में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की थी, लेकिन एनएचआरसी ने उनके ज्ञापन पर विचार करने से इनकार कर दिया। याची के मुताबिक एनएचआरसी ने इस मामले में केवल तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में पुलिस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है तो डीजीपी से निष्पक्ष रिपोर्ट की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इस मामले की जांच का निर्देश स्वतंत्र एजेंसी को दिया जाना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों पर नहीं लग रहा ब्रेक। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़त लगातार जारी है। सोमवार को लगातार 16वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। मुंबई में पेट्रोल ने 86 रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। कई शहरों में यह 80 का आंकड़ा पार कर चुका है। इसी तरह डीजल भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इंडियन ऑयल कंपनी IOCL के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 78.27 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। मुंबई की बात करें तो यहां यह 86.08 रुपये पर पहुंच गया है। इसी तरह कोलकाता में सोमवार को पेट्रोल 80.91 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। चेन्नई में यह 81.26 रुपये प्रति लीटर हो गया है। डीजल की बात करें तो दिल्ली में 1 लीटर डीजल के लिए 69.17 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। कोलकाता में 71.72 प्रति लीटर और मुंबई में यह 73.64 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। चेन्नई में 73.03 रुपये प्रति लीटर का डीजल है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतों की वजह से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि वह लगातार आम आदमी को राहत दिलाने के लिए रास्ते तलाश रही है। हालांकि पिछले करीब 15 दिनों से जारी बढ़ोतरी में फिलहाल रोक लगती नहीं दिख रही है। संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भाजपा अपने एक भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। आम आदमी पार्टी आप के सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने यहां रविवार को भाजपा पर खुला हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने देश का बेड़ा गर्क कर डाला है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों से पूरा देश हाहाकार कर रहा है।
उन्होंने कहा कि पार्टी यूपी में संगठन मजबूत करने और मोदी सरकार की नाकामियों के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए जन अधिकार आंदोलन चलाने जा रही है, जिसमें भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा भी शिरकत करेंगे। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और सरकार इस पर भारी जश्न मना रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से पूरा देश हाहाकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों से पूरा देश हाहाकार कर रहा है। जहां 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.20 पैसे थी, जो अब 19.45 पैसे हो गई है, जो कि 211% की बढ़ोतरी है। इसी तरह से डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 430% बढ़कर अब 15.53 रुपये हो गई है। संजय ने भाजपा सरकार प्रायोजित तरीके से महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। भाजपा अपने एक भी वादे पर खरी नहीं उतरी है, उल्टा किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर उभरी है। हाल में ही मंदसौर और बड़ौत में हुई बदहाल किसान की मौत पर देश के किसान के हालात स्पष्ट हो जाते हैं। आप नेता ने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करने और मोदी सरकार की नाकामियों के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए अभियान चलाने जा रही है। तीसरी बार चेन्नई बनी आईपीएल की चैंपियन। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल सीजन 11 की विजेता बन गई है। रविवार को खेले गए खिताबी जंग में उसने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया है। अपने 7वें फाइनल में चेन्नई ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। आईपीएल हिस्ट्री में चेन्नई मुंबई इंडियंस के बाद दूसरी ऐसी टीम बन गई है जिसने तीसरी बार ये खिताब जीता। मुंबई इंडियंस ने साल 2013, 2015 और 2017 का आईपीएल खिताब अपने नाम किया था और ये तीनों ही खिताब उसे रोहित शर्मा की कप्तानी में मिले। रोहित के बाद अब धोनी ने भी चेन्नई सुपर किंग्स को 3 बार आईपीएल चैंपियन बना दिया है। चेन्नई की जीत के नायक रहे शेन वॉटसन ने फाइनल की अपनी शतकीय पारी को विशेष करार दिया, जिसके दम पर उनकी टीम ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 6 विकेट पर 178 रन बनाए। चेन्नई ने शेन वॉटसन के नाबाद 117 की मदद से 2 विकेट पर 181 रन बनाकर तीसरी बार खिताब जीता। वॉटसन को नाबाद शतक के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने कहा कि यह पूरा सत्र उनके लिए बेहतरीन रहा। इस ऑलराउंडर ने कहा, यह सत्र विशेष रहा। आज सब कुछ मेरे अनुकूल रहा, लेकिन इतने बड़े मैच में इस तरह की पारी खेलना खास रहा। वॉटसन ने पहले 10 गेंदों पर रन नहीं बनाया था। उन्होंने कहा, इन 10 गेंदों के बाद मैंने आगे उनकी भरपाई करने की कोशिश की। भुवनेश्वर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और इसलिए हम पहले 6 ओवर में विकेट नहीं गंवाना चाहता था। जब गेंद स्विंग नहीं करने लगी तो फिर रन बनाना आसान हो गया था। उद्धरण राजस्थान में आसमान से बरस रही आग, पारा 47 के पार। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप है। इस साल अब तक राजस्थान का करौली रविवार को सर्वाधिक गर्म दिन रहा। यहां पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया। गर्मी के तीखे तेवर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले 8-10 दिनों से पड़ रही तेज गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। करौली शहर का तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया। वातावरण में आर्द्रता मात्र 4% और अल्ट्रावायलेट किरणों का सूचकांक भी अपने चरम पर होने से लोगों को गर्मी का एहसास अधिक हुआ। पिछले 8-10 दिनों से दिन निकलने के साथ ही सूरज की तेज किरणें पड़ने लगती हैं और सुबह 10 बजे तक तो गर्मी पूरे चरम पर पहुंच जाती है। बाहर आने जाने वाले लोग तेज धूप से लोग परेशान रहे। रविवार का दिन होने के कारण भी लोग अधिकतर आवश्यक काम के लिए ही बाहर निकले, लेकिन सोमवार को लोगों को भीषण गर्मी में ही बाहर निकलना पड़ रहा है। आज मौसम का सबसे गर्म दिन होने के कारण दोपहर में गर्म हवा के थपेड़ों ने बेचैनी बढ़ा दी। दिन भर यातायात से आबाद रहने वाली शहर की सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा पसरा दिखा। बाजारों में भी दोपहर में कम और शाम को अधिक भीड़ नजर आती है। लोग जरूरी काम होने पर ही सर पर कपड़ा रख दोपहर में घरों से बाहर निकलते हैं। तापमान अधिक बढ़ने से दोपहर के समय कूलर पंखे भी गर्म हवा फेंकने लगे हैं। कर्नाटक के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक सिद्धू बी न्यामागौडा की सड़क हादसे में मौत। कर्नाटक के नवनिर्वाचित विधायक सिद्धू बी न्यामागौडा प्रसाद की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जामखंडी से विधायक सिद्धू बी गोवा से वापस बागलकोट स्थित अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान उनकी कार तुलसीगिरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 4 बजे तुलसीगिरी के रास्ते पर उनकी कार के सामने एक ट्रक आ गया। ट्रक से बचने के दौरान कार असंतुलित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। ये सड़क हादसा इतना भीषण था कि विधायक की मौके पर ही मौत हो गई।
सिद्धू बी न्यामागौडा प्रसाद 67 वर्ष के थे। वे कई बार राज्य में विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। सिद्धू बी न्यामागौडा प्रसाद 69 कांग्रेस विधायकों में से एक थे जिन्होंने कर्नाटक विधानसभा में जीत हासिल की थी। न्यामागौडा ने बागलकोट के जामखंडी से दोबारा जीत हासिल की थी। उन्होंने 12 मई को हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत सुब्बाराव कुलकर्णी को 2500 वोटों से हराया था। उपचुनाव नूरपुर में सुबह 9 बजे तक 6% वोटिंग, यहां की 113 बूथों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत। देश भर में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सोमवार सुबह 7 बजे से सभी 14 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कैराना लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक रूप से अहम कैराना सीट के अलावा महाराष्ट्र के भंडारा, गोंदिया और पालघर संसदीय सीटों तथा नागालैंड लोकसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। कैराना उपचुनाव में बीजेपी का मुकाबला संयुक्त विपक्ष से है। नूरपुर में सुबह 9 बजे तक 6% वोटिंग, यहां की 113 बूथों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत। शेयर बाजार, सेंसेक्स 150 अंक मजबूत, निफ्टी 10,650 के पार, फॉर्मा शेयर चढ़े। कच्चे तेल में गिरावट, रुपए में मजबूती और दुनिया भर के बाजारों से मिले संकेतों के दम पर घरेलू शेयर बाजारों ने दमदार शुरुआत की है। सेंसेक्स 149 अंक की बढ़त के साथ 35,074 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी भी 43 अंक की मजबूती के साथ 10,648 के स्तर पर खुला। क्रूड की कीमतों में गिरावट से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में उछाल आया है। वहीं फॉर्मा, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। हालांकि रुपए की मजबूती से आईटी शेयरों में कमजोरी देखने को मिल रही है। फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी में 0.50% की तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 160 अंकों की तेजी के साथ 35,085 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 63 अंकों के उछाल के साथ 10,668 के स्तर पर है। शपथ के 5 दिन बाद भी मंत्रालयों पर नहीं बनी बात। कर्नाटक में बड़े सियासी ड्रामे के बाद कांग्रेस के समर्थन से जनता दल सेक्युलर के एच.डी. कुमारस्वामी ने 23 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन उनकी कैबिनेट का स्वरूप अभी तक तय नहीं हो पाया है। दोनों पार्टियों में कैबिनेट और विभागों के बंटवारे को लेकर दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक मंथन चल रहा है। इस बीच एच.डी. कुमारस्वामी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहां वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक चुनाव प्रभारी के सी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वेणुगोपाल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस जद सरकार में विभागों के आवंटन को 1-2 दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विदेश जाने की योजना विभागों के आवंटन के रास्ते में बाधक नहीं बनेगी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के इलाज के लिए विदेश रवाना हो गए हैं। ऐसे में आज कांग्रेस के दूसरे नेताओं से मिलकर कुमारस्वामी कैबिनेट का स्वरूप फाइनल करने पर विचार करेंगे।